This call is now being recorded. गुड इवनिंग। Taking notes. ठीक है बच्चों, तो हमने ग्रेड 12 का सारा रिवीजन कर लिया है। अब आप लोगों का जो भी पेंडिंग है प्लीज उसको कर लो, 2 हफ्ते हमारे पास हैं, राइट। अब कुछ चैप्टर्स जो हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं मैं 11th के आप लोगों को कराऊंगी। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो देखो मैं तो आप लोगों को कभी भी नहीं बोलूंगी कि छोड़ के जाओ, मैं क्या इवन कोई भी टीचर रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ये चैप्टर छोड़ के जाओ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड भी है और यहाँ से स्कोर करना भी आसान है। मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना वो आप बना पाओगे, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग बहुत बच्चों ने किया भी होगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ना, तो आपको पता है ये इम्पोर्टेंट है। किसी ने कभी तो किसी अपने टीचर से पढ़ा होगा, किसी ने मेरे से पढ़ा होगा, कहीं से तो आप लोगों ने ये चैप्टर जो है पढ़ा ही होगा। हाँ, इसका हाइलाइट्स और असाइनमेंट मैंने आज नहीं भेजा आपको, आज क्लास के बाद मैं आप लोगों को भेजूंगी 10:30 के आसपास, राइट। जब मेरी क्लासेस ओवर हो जाएंगी उसके बाद मैं भेज दूंगी। तो ये चैप्टर में अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं जहां से एक सेकेंड, हाँ, तो ये कुछ अपने टॉपिक्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको मिलेंगे। आपकी जो भी शिफ्ट होगी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, ठीक है। इसमें भी अगर मान लो आपको सिलेक्शन करना है कि मैम कौन से टॉपिक करें और कौन से नहीं, तो देखो तो ये है ना, पहले 4 टॉपिक वो तो आपको करने हैं, ठीक है, वो तो आपको करने ही है, राइट। VSCPR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT एंड डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको ये दोनों भी टॉपिक आते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर JEE, राइट। तो आई होप केमिकल बॉन्ड, देखो अगर तुम ये सोच के करोगे कि जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए करना है तो फिर तुम शायद ये नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुम कहोगे मैम हमें और रिवीजन करनी है। बट मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि यार ये तो करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, आज नहीं तो तुम्हें बाद में करना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी के बाद तुम अपने बोर्ड्स में बिजी हो जाओगे, राइट। और अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा तुम लोगों का, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट, जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है ठीक है, 12th आप करोगे तो उससे भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप 12th पे ही रिलाय होके जाओगे इन ऑल द सब्जेक्ट, फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को एक बीच में खड़ा कर देगा, तुम लोगों को ना इधर के ना उधर के रहोगे तुम। क्योंकि जरूरी नहीं है ना मेरा बेटा, अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, मान लो उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो तुमने वैसा करा ही नहीं क्वेश्चन, ना क्लास में ना प्रीवियस ईयर में, तो तुम क्या करोगे फिर, तुम तो लटक गए ना बीच में। तो वहां पे तुम्हें 11th के चैप्टर्स बचाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, क्या पता यहाँ से कोई उसने आसान सवाल फ्रेम किया हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, आप पूरा का पूरा 12th पे रिलाय नहीं कर सकते हो, आपको कुछ 11th का पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। और ये तीनों सब्जेक्ट्स में ही मैं बोल रही हूँ, नोट ओनली फॉर इसका। और तुम देख रहे होगे हर मॉक टेस्ट में 2 सवाल तो आ ही रहे हैं, ठीक है, 2 सवाल तो आते ही आते हैं इसमें से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, काफी कम बच्चे आते हो यार तुम, चलो। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन कैसे आया, कहाँ से आया है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यहाँ से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। VSCPR थ्योरी से आया। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, बहुत सही। सो अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने आनी चाहिए। अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है देन आप बता पाओगे कि शेप क्या होगा। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो शेप क्या होती है ना। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जेई को लेके वो सारे बच्चे ये करके ही आएंगे क्वेश्चन को, ये वाले सवाल हैं वो। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं BRF5 में ब्रोमीन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, तो मैं एक बार सिखा देती हूँ ताकि बाकी क्या आप कर पाओ। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो ब्रोमीन के पास जो ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करोगे, देखो जो ज्यादा नंबर में होते हैं वो आपके साइड एटम होते हैं या यू कैन से सराउंडिंग एटम। ठीक है, ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, अब इसके साइड एटम कितने हैं, 5। और ध्यान रखना प्लस जो होता है वो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट होता है। मोनोवेलेंट एटम मतलब समझ गए, जो एक बॉन्ड तो बनाता ही बनाता हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन। अगर तुमको इनमें से कुछ मिले, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके जितने भी होंगे वो उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, चार्ज यहाँ पे कोई है नहीं, अगर मान लो प्लस का चार्ज होता तो तुम लोग उतना माइनस कर देते, और जितना नेगेटिव में होता चार्ज तुम उतना उसको ऐड कर देते, राइट। तो ये कितना बना, 7 + 5 12/2 6। और जो हमारा 6 आता है ये क्या आया, ये आपने हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाला ब्रोमीन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp3d2 होती है। क्योंकि s की एक ही ऑर्बिटल होता है तो भाई साहब एक ही करेगा, p की 3 होती है तो सारी कर दी उसने, और बची हुई को कौन सी करेगा, वो d की करेगा, राइट। और यहाँ पे देखो साइड एटम कितने हैं, 5। तो 6 में से 5 तो बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो एक बचेगा वो लोन पेयर होगा। और जब हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं तो हमारा जो शेप आता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, इस तरीके से। अब जिसने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा तो ये क्लास मुझे नहीं लगता फिर हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगी डिटेल में, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही समझा सकती हूँ। मैम यस, मैम इसमें इनर और आउटर कैसे बताना, नहीं बताना इसमें इनर आउटर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है। no, मैम मतलब इसमें D2sp3 का नहीं बनता, नहीं बनता, क्योंकि आप पहली बात है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के में आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालो, ट्रांजिशन मेटल में नहीं निकाल रहे हो। जब आप ट्रांजिशन मेटल में निकालते हो फिर वहां पे हम लोग इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो BRF5 आएगा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, वोटर में क्या होगा, वोटर का जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो उसका क्या होता है, बेल्ट शेप होता है। थर्ड, ClF3 में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कौन सी शेप होती है, टी शेप। टी शेप। SF4 में क्या होता है, और जो ये दूसरे जिनको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है उनको तो आना ही चाहिए, और जिनको नहीं पढ़ा है उनको भी आना चाहिए। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें जो शेप होती है वो सीसो होती है। तो सब में आप हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे 2 लोन पेयर होगा तो क्या शेप होगा, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लोगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आपको कम से कम टोटल 10 शिफ्ट होती है, तो 10 में से 7 या 6 शिफ्ट में आपको इस टाइप से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे किसकी होगी, तो निकालोगे, वैसे तो मैंने निकाल के बता दिया है। अब यहाँ पे BRF5 का मैंने आपको अभी निकाल के बताया, इसका स्क्वायर पिरामिडल ही होता है।
बाकी तुम निकाल के देखो, क्योंकि कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम शायद निकाल रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो जैसे फॉस्फोरस की तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, कितने होंगे आपके नाइट्रोजन फैमिली में, कितने होंगे 5, और ये क्या होगा क्लोरीन के 5, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 में sp3d होता है। ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी जहां पे 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे। तो जहां पे PCl5 है वो तो नहीं हो सकता, देखो आंसर। अब SbF5 BrF5 तो फॉर श्योर है, यानी कि ये वाला भी क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल होगा। कैसे होगा, आइए अब यहाँ पे सेंट्रल एटम ध्यान रखना। हाँ क्या बोले थे, सेंट्रल एटम, यस जीनोन आपका क्या होगा यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। तो जीनोन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, कितने हैं 8। अब ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं बच्चों यहाँ पे 4 या 5, 4 बिकॉज ऑक्सीजन क्या है डाई तो उसको आप नहीं करेंगे। तो ये आ गया अपने पास 6, और 6 के नाम पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp3d2। तो अब जीनोन के साथ टोटल कितने एटम है 5, तो इसमें से क्या होगा 6 में से 5 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होंगे, बाकी कितना बच्चा 1 लोन पेयर। तो जब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। बनेगा कैसे, इस तरीके से, XeOF4 XeOF4। तो यानी कि हमारा जो फोर्थ वाला है वही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही सेम टाइप का चल रहा है अभी, ये VSCPR पे क्वेश्चन चल रहा है। और है क्या VSCPR पे, तो पहले मैं एक बार वो करा देती हूँ ताकि क्वेश्चन डिफरेंट ना हो। ठीक है, ये वाला करो। अच्छा इसमें भी डाइपोल मोमेंट खा गए, चलो कोई बात नहीं कर ही लेते हैं, अब मिक्स है तो। देखो आपको क्या पूछा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अमोनिया और CH4। वाटर ये होता है, आपको इसका शेप पता होना चाहिए। NH3 अमोनिया पिरामिडल होता है, और CH4 आपका टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो देखो ना वो क्या कह रहे हैं कि क्या तीनों मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। हाँ जी, नहीं है कृतिका सेम, क्यों है या नहीं है, है ठीक है ओके है। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई फिर, ए वाली तो सही हो गई, अपने को बतानी क्या है ट्रू ही बतानी है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि वाटर में, अमोनिया में और इसमें मीथेन में जो एंगल है वो ये है 104, 107 एंड 109। ठीक है क्या, क्योंकि देखो ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है 109, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से एंगल थोड़ा कम होगा तो 107 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, मतलब लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इसका एंगल थोड़ा और कम हो जाएगा और 104 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अपना बी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट बता दो, क्या ये ठीक है डायपोल मोमेंट ठीक है। CH4 का तो डायपोल मोमेंट आपका 0 हो, ठीक है नॉन पोलर है। ठीक है, अमोनिया में क्या है और वाटर में क्या है इसको आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ज्यादा पोलैरिटी होगी इस मॉलिक्यूल में, डायपोल मोमेंट ज्यादा निकल के आएगा वाटर का अमोनिया से, राइट। तो ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, सारी ठीक है, ABC भी ठीक, यहाँ पे भी ये भी है। अब हमें बेसिकली D चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमें E चेक करनी है, बट हम सारी चेक करेंगे। देखो बोथ वाटर एंड अमोनिया आर लुईस एसिड एंड CH4 इज अ लुईस बेस। ध्यान से देखो, वाटर एंड अमोनिया, कोई मुझे बता पाएगा, दिव्या कैन यू टेल मी, क्या वाटर और अमोनिया लुईस एसिड है? जिसको आता है वो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है वो अपने पास ही रखिए।
जिसको नहीं आता है वो आना चाहिए। तो दिव्या आप मुझे बताओ। नो मैम, नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये तो बेसिक केमिस्ट्री का सवाल है, ऑर्गेनिक पढ़ ली तुम लोगों ने पूरी। लुईस एसिड लुईस बेस तो मैंने बताया था तुम लोगों को। तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो क्या केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के जाने का? श्रुति आप बताओ। नहीं श्रुति नहीं, सुहानी आप बताओ। लुईस एसिड है क्या ये दोनों? पता है या नहीं पता सुहानी? मैम ये नहीं है। क्या होता है लुईस एसिड? अमनदीप लुईस एसिड क्या होते हैं? मैम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं। तो इन दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, ना कि लुईस एसिड की तरह। और CH4 तो ना ही लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देना क्यों चाहेगा? और लेने के लिए इसके पास जगह है नहीं, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। तो डी तो वैसे भी हमारे ऑप्शन से हट ही गया था, ऑप्शन एलिमिनेशन से। नेक्स्ट आते हैं ये वाला पॉइंट, इसको हटा देती हूँ। देखो अमोनिया है और पानी। अगर मैं अमोनिया और पानी को साथ ले लूं तो वो कह रहे इसका सॉल्यूशन बेसिक होता है। तुम अपने लैब में सुनते होगे अमोनिया सॉल्यूशन, तो वो यही तो है, NH4OH। तो ये क्या होता है? बेसिक ही होता है। तो ये बात तो ठीक, लेकिन वो आगे कह रहा है कि इन सॉल्यूशन में NH3 तो बिहेव कर रहा है लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। मतलब ब्रोंस्टेड एसिड, ये आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग में, कि जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, सीख लो अगर नहीं सुना है तो। अब ये मत बोलना नहीं सुना है तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ब्रोंस्टेड एसिड जो H+ डोनेट कर ले, ब्रोंस्टेड बेस जो H+ एक्सेप्ट कर ले, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो कह रहे हैं कि NH3 ब्रोंस्टेड एसिड है और ये बेस है। क्या ये बात ठीक है क्या? नहीं ठीक है। वाटर एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है, बेस की तरह भी। अगर वो अमोनिया के साथ है तो अमोनिया बेसिक होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम है। वाटर फिर क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह, है ना। तो एसिड है तो ये H+ दे देगा और ये वो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो बना ये। ठीक है, तो ये वाला जो इसने स्टेटमेंट बोला था ई वाला, ये गलत है, राइट। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये वाला कर लेते हैं, अब आ गया था तो बीच में। आपको क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो सारे तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले पूछ लिए तुमसे। ये और ये आपके अपने ये डायटोमिक वाले पूछ लिए है ना, डायटोमिक पॉलीएटोमिक वाले। मतलब ये तुम करोगे केमिकल बॉन्डिंग से और ये तुम्हें कोऑर्डिनेशन से पता करना है, बट बताना वही है सेम चीज। क्या? पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से कि दिस स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। तो ये बेसिकली MOT के हिसाब से कैसे करोगे? देखो इसके लिए आपको ट्रिक से हो जाएगा, जिसमें सिंपल आपको पैरा या डाया पूछा हो। मैंने शायद बताया भी था आपके जो मॉक टेस्ट में आता है ना, कि अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं
फिर से बता रही हूँ, ये लास्ट टाइम ही बता रही हूँ, और 10 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीशीज में, तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सक्लूड कर दो किसको, 10 और 16 को, तो वो आपके होंगे डायामैग्नेटिक। नाउ check the above species O2, how many electron? 16. 16 कहाँ पे आ रहा है? पैरा में. O2 plus how many electrons? 15. 8 to the 16 minus 1 पैरा. O2 negative 17 electron डाया पैरामैग्नेटिक NO 8 7 15 पैरा. ठीक है. NO2 ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, याद रखो, ये मैं लिखवा भी देती हूँ. NO2 और आपका क्या बोलते हैं ClO2, ये तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं. इन पे रेडिकल होता है, रेडिकल इस तरीके से. ठीक है. टोटल 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 और एक ये बीच में बना देती हूँ 5. तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं ये. ठीक है. CO कितना हो जाएगा? ये भी पैरा हो गया, फिर तो भाई सारे पैरा है क्या. CO 8 और 6 14, तो ये डायमैग्नेटिक होगा. ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होगा. अब बाकी बच्चे हमारे कोऑर्डिनेशन की, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो मैं नहीं कराऊंगी दोबारा. निकल यहाँ पे +2 में है, वीक फ्री लिगेंड है, टेट्राहेड्रल है, हाई स्पिन बनेगा पैरा. कोबाल्ट +3 है, पेयरिंग हो जाएगी डाया. Ni प्लस निकल +2 में D8 DsP2 पेयरिंग हो जाएगी डाया. पैरा वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है. तो अब ये कोऑर्डिनेशन का भी सवाल बन जाता है और तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. चलिए ये देखिए, which of the following linear combination of atomic orbital will lead to the formation of molecular orbital in homonuclear diatomic molecule. क्या बोल रहे हैं ये कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप करने के बाद मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा. तो जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं ना कि और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तो आपकी नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रही हैं वो सेम एनर्जी और यू कैन से नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए. तो ऐसे ही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इधर सुनो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी होती है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर. ठीक है. तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही तुम्हें मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगी, जिसमें से आधी बॉन्डिंग वाली होंगी और एंटी बॉन्डिंग वाली होंगी. है ना. बॉन्डिंग वाली में क्या होता है? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी कम. जैसे अगर मैं मान लो बोलूं ये हाइड्रोजन की 1s1 है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? एमओटी की बात कर रहे हो, तो मॉलिक्यूल की बात करो, एटम की नहीं कर रहे हो. तो ये हाइड्रोजन दूसरे वाली हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है. तो ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे, कितनी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है एटॉमिक? 2. तो 2 ही मिलेंगी तुम्हें मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें से एक कौन सी होगी? बॉन्डिंग वाली, जिसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कौन सी होगी? एंटी. राइट. अब ऐसा नहीं है कि तुम अंट शंट किसी भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा दोगे, कुछ कंडीशंस होती है. क्या? एक तो जिन ऑर्बिटल्स को तुम ओवरलैप करो उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए. दूसरा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है.
क्या मतलब है मेरा सिमेट्री से और नियरली सेम एनर्जी से? मान लो मैं बोल रही हूँ बेटा 1s और 1s और 1s 2s, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है 1s से, तो कौन सा ओवरलैप होगा? इनका ओवरलैप होगा, इनका ओवरलैप नहीं होगा, राइट। सिमेट्री से क्या मतलब है मेरा? इधर आओ, मान लो मैं कह रही हूँ 2p और 2p का ओवरलैप हो रहा है, लेकिन एक x है और एक y है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, होगा क्या? नहीं होगा। No, ma'am. तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए और आपका एनर्जी वाला फैक्टर। अब आओ ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। आइए हटा दो ये सारा, देखो देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे अपने को दिया हुआ है सबसे अच्छा, और उसने कहा है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड डायरेक्शन करनी है कंसिडर, मतलब मान लो लेट्स से जेड डायरेक्शन है, तो जो न्यूक्लियाई आएंगे कंबाइन होके वो इसी एक्सिस के उसमें होंगे, राइट, इसी एक्सिस के ऊपर से आएंगे। तो अगर मान लो ये मेरी जेड एक्सिस है, अपने को क्या बोला हुआ? 2pz, pz यही होगा ना, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी जेड है। 2px क्या होगा फिर इसके परपेंडिकुलर? ये सुनो, Yes, ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या? बन पाएंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल? नहीं। No, ma'am. आगे बढ़ो, 2s और 2px, ये तो z है, px इसके परपेंडिकुलर होगा x वाला, और 2s तो स्फेरिकल होता है, तो इनकी भी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। आगे आ जाओ, dx y और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, दिस इज z एक्सिस। अब मुझे बताओ dxy कैसा बनता है मैम? ऐसा, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये कैसा बनता है? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, अपना ये समझ जाना z के परपेंडिकुलर होगा, मैं इस पे दिखा नहीं पा रही हूँ, ठीक है। हो पाएगी क्या ओवरलैपिंग? नहीं हो पाएगी, ये अलोंग द एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ देखो 2s और 2pz, ये z है, दिस इज 2s 2pz, हो जाएगा क्या? होगा? Yes, ma'am. और आओ 2pz और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, 2pz मतलब pz ये होगी, और dx स्क्वायर y स्क्वायर क्या होगी? समझो ध्यान से, ये दिखने में तुम्हें लग रहा हो जाएगी ओवरलैपिंग, लेकिन ध्यान रखना ये z एक्सिस है और x स्क्वायर डैश y स्क्वायर मतलब उसके परपेंडिकुलर होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। तो सिर्फ किसमें हो रही है बेटा? D. D, ma'am. एटलीस्ट उतने कॉन्सेप्ट सीख जाओ जितना मैं क्लास में सिखा रही हूँ। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि एक तो उसमें से बना पाओगे, है ना से अच्छा तो 4 नंबर का बन रहा है आपको, और जिसको ये सारे ही टॉपिक्स आते हैं वो फिर बच्चा 2 भी बना सकता है, बट जितना मैं करा रही हूँ उतना सीख लो तुम, कोई वो नहीं है। उसी को ही बार बार तुम क्या कर लेना, सोल्व करके देख लेना, बिकॉज 12th मेरे को जहां तक जितना मैं समझ पा रही हूँ मोस्टली 12th आप लोगों ने कर लिया है, तो थोड़ा सा टाइम ऑफ 11th पे दे दीजिए। चलिए आइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट शोज लीनियर ज्योमेट्री अमंग द फॉलोइंग। देखो वैसे तो ज्योमेट्री और शेप में मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था, इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ ना, तो वहां पे जो है लोन पेयर को काउंट करते हैं। जैसे अगर मान लो अमोनिया, मेरे पास अमोनिया का ये ज्योमेट्री होता है, राइट। तो अगर ज्योमेट्री हम बोलते हैं ना तो हम लोन पूरा कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर, लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर, तो ये इसका टेट्राहेड्रल होता है ज्योमेट्री। बट अगर शेप का पूछ ले वो, तो शेप में हम लोन पेयर को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, तो वो पिरामिडल होती है, राइट। बहुत ज्यादा तो नहीं ऐसे फंसाएगा तुम्हें, बट स्टिल आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पे पूछा लीनियर ज्योमेट्री, तो आप ये नहीं देखोगे कि आप सिर्फ शेप देख रहे हो, जो जो आपको लीनियर, जिनका स्ट्रक्चर लीनियर की तरह दिखता है ना, वो सारे आपको क्या करके आने हैं, मार्क करके आने हैं, समझे? यस मैम। चलिए आइए, Yes. चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ SO2 की, निकालो सारे बच्चे।
सारे बच्चे निकालेंगे जितने भी यहाँ बैठे हैं। SO2 में सल्फर का क्या आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और उसके अकॉर्डिंग उसका देखो लीनियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रतीक क्या आ रहा है? हर्ष, समीर, आकाश क्या आ रहा है? छह बच्चों ने हाथ खड़ा किया बस। 7। वेरी गुड। 10, 12, 13। हाँ हर्ष बोलो। बेल शेप्ड मैम। वेरी गुड। निकाल लोगे हाफ ऑफ सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे तो ये कितना आएगा? 3। तो 2 बॉन्ड पर एक लोन पर, इस तरीके से होगा। ठीक है, एंगुलर शेप, बेंड शेप। BeCl2 लीनियर है। सुहानी नहीं हो रहे हैं? मैम करने नहीं है भाई, यही करते रह जाओगे पेपर में, कम से कम शुरुआत तो करो। CO2 लीनियर है, N3 नेगेटिव भी लीनियर है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको मालूम पड़ेगा। NO2 आपका बेंट होता है, अभी बनवाया था ना, एक अनपेड। और F2O एंगुलर। ध्यान रखना फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपके सेंट्रल एटम नहीं होंगे। 7th XeF2 ये भी लीनियर होगा। देखो 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। बाकी मैं यहाँ बना देती हूँ। ये आपका NO2 प्लस लीनियर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लीनियर 10th देखा है, 10 बनवा लिए उसने। ये तो मैं बना रही हूँ, जो बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ता है, मतलब पढ़ते हैं ना अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, वो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ना NCERT वाले ही है कंपाउंड्स, इसमें कुछ अलग से नहीं दे दिया, ये याद ही हो जाते हैं, पता है तुम्हें, प्रैक्टिस कर करके याद ही हो जाते हैं। ओजोन बेंट होता है। तो अब देख लेते हैं लीनियर कौन कौन सा है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 species are linear. नवजोत हो जाएगा। I3 नेगेटिव को आप II2 नेगेटिव करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, कहाँ से आया सवाल अपना? ये डायपोल मोमेंट से आया है। देखो भाई, आप लोगों को पता था ना, वैसे मैंने आज ये कराना है केमिकल बॉन्डिंग, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के आए थे, सच बताना मेरे को, या किसी ने पढ़ा हुआ है, मतलब जो कर लेता है PYQ, हैंड रेज करिएगा जरा।
अरे तुम लोगों को ना भगवान मालिक है, भगवान को याद करो तुम, तुक्के तुम्हारे ठीक लग जाए तो। बाकी मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगी है, मतलब पता होते हुए, और मैंने ये तो इतने दिन से बोल रखा है कि केमिकल बॉन्डिंग मैं करवाऊंगी, तुम लोगों को करवाऊंगी, है ना, और कोई भी बच्चा एफर्ट नहीं मारा। इवन मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, तुम उससे भी सीख ले लेते ना कि मैम रिवाइज कर लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। भाई तुम महान हो, तुम महान हो, सही में बता रही हूँ, शत शत प्रणाम है तुम लोगों को। मैंने तुम जैसे बच्चे नहीं देखे, मैं इतने बैचेस पढ़ाए मैंने 5 साल में, मैंने तुम जैसे नहीं देखे बच्चे यार। शर्म भी नहीं आ रही तुम लोगों को, हैं? 10 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं 40 में से, 44 में से। फिर तो मेरे को पूरी, मैं गारंटी देती हूँ तुम लोग टेस्ट में चीटिंग मारते, चीटिंग मारते हो भाई तुम लोग। मैं तो थक गई, मेरा मेरा गला सूख जाता अब तो बोल बोल के। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे HBr है, H2S है, NF3 है और CHCl3 है। देखो भाई, अब ये ऑर्डर कैसे आप डिटरमाइन करोगे? देखो ये जो पूछा गया है ऑर्डर, ये आपके इस टेबल में से पूछा गया बेटा। ये टेबल सबको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी याद होनी चाहिए, जो मैं बता रही हूँ वो याद होना चाहिए। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो 0 0 वाले हैं ना, उनका डायपोल मोमेंट आप ध्यान रखो। H2 का 0 होता है, ये तुम्हें पता भी है क्यों होता है। CO2 का, BF3 का, CH4 का, CCl4 का, इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो याद ही रखने हैं। उसके अलावा तुम ध्यान रखो, पूरी टेबल में से तुम्हें सबसे ज्यादा किसका डायपोल मोमेंट दिख रहा है? सबसे ज्यादा ये दिख रहा है मुझे 1.85 वाली वैल्यू। तो जो ज्यादा वाले ऑर्डर है ना, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो फंसा देगा तुम लोगों को। तो वोटर के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो दिख रहा है 1.78 वाली वैल्यू, दैट इज HF। उसके बाद मुझे दिख रही है वैल्यू अमोनिया वाली, है ना, 1.47। उसके बाद कौन सी दिख रही है अपने को? 1.07 वाली दिख रही है ना, HCl। फिर मुझे दिख रही है CHCl3। देखना 1 पॉइंट समथिंग वाली रेंज में मैं कह रही हूँ, पॉइंट वाली तो भूल जाओ तुम, समझ गए? तो तुम्हें ये तो याद ही रख लो, क्योंकि वो इसी टेबल से सवाल बनाएगा। सबसे ज्यादा वाटर का, राइट, HF का, अमोनिया का, HCl का, और फिर आपका क्लोरोफॉर्म का। H2, HF, अमोनिया, HCl। कैसे याद रख लो? H2O वाटर, HF अमोनिया, HCl और क्लोरोफॉर्म, राइट। याद रह जाएगा, याद करना पड़ेगा, 2-3 बार इसको कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या करना है तुम्हें इसमें से याद? ये देखो, वाटर और H2S का कंपेयर करो ना, वाटर का ज्यादा ही है, वाटर का तो भाई सबसे ज्यादा है, तो H2S से तो कम ही होगा, मतलब H2S से तो ज्यादा ही होगा। इन दोनों को कैसे बता सकते हो आप, एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। डायपोल मोमेंट क्या बताता था? पोलैरिटी ही तो मेजर करता है, ठीक है। ऐसे ही NH3 और NF3 में से किसका ज्यादा है? अमोनिया भैया जी का। क्योंकि NF3 में होता क्या है मेरा बेटा, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना, वो देखो कुछ इस तरीके से होती है। लोन पेयर की डायरेक्शन उसी के साइड होती है, एरो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की उसके साइड होता है एरो। इस तरीके से देख रहे हो, एरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ। तो हम क्या बोलते हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, बट एक्चुअल में नहीं करता है, क्योंकि देखो ना कितना आ रहा है इसका, 0 तो नहीं आ रहा, देयर इज सम अराउंड 0.23। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर लोन पेयर है और नीचे क्या है, फ्लोरीन है, तो पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ना बेटा, कुछ तो आएगी वैल्यू। तो एक ये याद रखना है, बस इतना तुमने ध्यान रख लिया, बल्ले बल्ले। अब आओ यहाँ पे, सारे ऑर्डर निहारो।
यहाँ पे H2S ज्यादा है, बाकी सब में क्लोरोफॉर्म, तो मैम हमें तो पता चल गया क्लोरोफॉर्म का ज्यादा ही होगा, राइट। तो यानी कि ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता, राइट। अब NF3 का क्या था? NF3 का आपका क्या था? सबसे कम था आपका NF3 का, तो NF3 आपका इनमें से सबसे पीछे आ जाएगा। H2S का 1 पॉइंट समथिंग था, सॉरी पॉइंट समथिंग था, वाटर से कम था, तो यहाँ पे H2S आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचा? HBr। H ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि देखो NF, ध्यान एक बार देखो, NF3 का 0.23 है, HBr का 0.79 है और H2S का 0.95 है, राइट। इसको कैसे ध्यान रखोगे, इधर आओ मैं समझाती हूँ। देखो वाटर का ज्यादा है ना HF से, थोड़ा सा देखो इधर, वाटर का ज्यादा है HF से, तो H2S का ज्यादा है HBr से, हाँ या ना? यही तो है, यही तो किया, देखना। अमोनिया पीछे है इनसे दोनों से, तो इनसे भी NF3 पीछे होगा, ठीक है। लेकिन जिसका ज्यादा है वो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। करना ये सवाल, क्वेश्चन करिए बेटा। समझो क्वेश्चन को है क्या पहले तो। श्रुति आप बताओ। मैम XCF2। पूरा एक्सप्लेन करो। मैम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल मेटल आयन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर इसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, तो इसमें XCF2 के पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो इसीलिए sp3d। बट ये भी तो बोला बेटा, डायपोल मोमेंट उसका नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। यस। तो यहाँ गड़बड़ हो गई है। SO2 क्या होता है बच्चों? एंगुलर होता है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, पहले देख लेते हैं किसका नॉन जीरो होता है, ठीक है। NF3 है ना, इसका भी नॉन जीरो होता है, अभी हमने देखा। अमोनिया का तो आपने देखा, अच्छा खासा 1 पॉइंट समथिंग। XeF2 ये होता है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ध्यान रखना लोन पेयर को इक्विटोरियल पे लगाना। तो इसको एक बार देखना, डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ जाएगी डायरेक्शन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ज़ीनोन। लोन पेयर की उसी की डायरेक्शन में जाएगा, देखो सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऊपर वाला फ्लोरीन वाला इसके नीचे वाले को कर रहा है, इनका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, तो ये सारा कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये स्पीसीज पता है क्या होती है? नॉन पोलर। तो इसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। ClF3 टी शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बताओ,
डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा या नॉन जीरो होगा? मैम नॉन जीरो। मैम नॉन जीरो। क्यों होगा कृतिका नॉन जीरो? धनंजय ने बोला इसलिए नॉन जीरो। धनंजय तो गलत बोल रहा। फिर जब आप लोगों को पता ही नहीं नॉन जीरो क्यों होगा तो क्यों बोल रहे हो फिर? मैम क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट लोन पेयर होंगे मैम। हाईएस्ट लोन पेयर से कैसे डिसाइड करोगे कि वो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा? XZF2 में तो सबसे ज्यादा, फिर भी वो नॉन पोलर बैठा है। ये तो मैंने कभी समझाया ही नहीं। जो मैं समझाया ही नहीं, तुम तो वो अलग ही कहीं से पढ़ रहे हो। जो मैंने समझाया वो पता नहीं क्या ही कर रहे हो। धनंजय क्यों ये नॉन जीरो होगा इसका डायपोल मैम मोमेंट? इसमें एफ लगे हुए हैं तो मैम एफ अपनी तरफ अटैक करेंगे तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक साइड में हो गया, और लोन पेयर इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो मैम इनका नेट जीरो नहीं आ रहा। ये बोलना था। ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, बट इधर लोन पेयर है और इधर फ्लोरीन है तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो ये नॉन जीरो है। SF4 सीसो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ये भी कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, ये भी नॉन जीरो। अब देखो भाई, सिर्फ एक को छोड़ के सारे नॉन जीरो है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लोन पेयर ClF3 में। और ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ये करो। ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा। अप्रोच तो करो। Which among the following molecules involve in sp3d hybridization? सबसे पहले तो हम लोग ये देखो sp3d कौन कौन सी है, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे। ये sp3d है, sp3d2 है, ये sp3d है, और ये भी sp3d है। बेशक निकाल के चेक करो। यहाँ पे 8 और 2 10/2, 6 4 10/2, 8 4 12/2, तो sp3d2 ऑफ ये तो स्क्वायर प्लानर होगा शेप। pf5 वही सेम sp3d। अब पूछा है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर, तो लोन पेयर देखना किसके पास है। इसके पास तो नहीं है, ये वैसे ही हट गया था ये दो बच्चे, क्योंकि SF4 के पास भी लोन पेयर है। अभी मैंने बताया, देखो तुम देख लो बार बार वही कंपाउंड रिपीट हम कर रहा है। वो झूला झूले हो? झूले हैं मैम। दिस इज सीसो, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर। XZF2 में भी क्या है? लोन पेयर।
तो लीनियर है ना, ये भी हो गया। अभी भी हमारा एक पॉइंट बचा है, आंसर नहीं आया क्योंकि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। बताओ भाई बॉन्ड लेंथ किसमें डिफरेंट है? तो लीनियर है। मैम SF4 में। मैम SF4 में। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? लॉन्गर। लंबे होते हैं। लॉन्गर होते हैं मैम इक्वेटोरियल से। ठीक है, इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल बेटा ये वाले, यहाँ पे तो लोन पेयर है देखो। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं PF5 का, PCL5 का ले रही हूँ, तो ये वाले जो होते हैं ना 120 डिग्री पे, दीज आर इक्वेटोरियल, और जो 180 डिग्री पे है वो एक्सियल है। एक्सियल बोन्स लंबे होते हैं, रिपल्सन खाते हैं ना, इनसे दूर भागते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं, ये छोटे होते हैं, तो बोन लेंथ था डिफरेंट। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ऐसा। तो तीनों क्राइटेरिया आपका फॉलो करेंगे ये, तभी आप आंसर मार्क कर पाओगे। ये करो। ये मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कराया था मैंने, याद नहीं आ रहा मेरे को, पता नहीं तुम्हारे बैच में था दूसरे में था, कहीं तो करवाया था। अच्छा, हाँ नहीं तुम्हें नहीं करवाया शायद। ये करो। ओके, अगेन उसी से ही चेक करो, है ना, क्या बोलते हैं अपने उससे, OD1 वाले चीज से। 16 इलेक्ट्रॉन है तो पैरा होगा, ध्यान रखना इवन है बट 16 वाले पैरा होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। F2 आपके 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी डाया होंगे। अब इसमें कैसे करोगे, ध्यान रखना एक चीज, इसमें जो आपका O2 का होगा वैसे ही आपका S2 का बनता है, ये ध्यान रखिएगा ये चीज, क्योंकि बना के नहीं देखना आप लोगों को। और जैसा F2 का बनेगा MOT डायग्राम, वैसे ही Cl2 का बनता है, राइट। तो अगर ये डाया है ये भी डाया ही होगा, अगर ये पैरा है तो ये भी पैरा ही होगा। सिर्फ स्टार्टिंग के दो इनका याद रखना, सिलेनियम टिलेनियम पोलोनियम नहीं पूछ रहे आपसे, पहली चीज तो, राइट। तो S2 और O2 जो है आपका, यानी कि A और D वाला क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। ये अभी पूछा है, रिसेंट में पूछा है क्वेश्चन, इससे पहले ऐसा नहीं पूछा है क्वेश्चन, बट स्टिल ध्यान रखना क्या बता दोबारा आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, करो आराम से करना, और तुम्हें आता है ये, करो।
देखो इधर स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, ClF3 के लिए all 3 possible structures may be drawn as follow। ये तीनों वो कह रहे हैं कि ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। फिर वो कह रहे हैं थर्ड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, as the orbital having the lone pair are axial and lone pair bond pair repulsion is minimum। बेटा थर्ड वाले में तो एक्सियल पे है ना, ये तो भाई इससे भी रिपल्शन खाएंगे, इससे भी 3 इक्विटोरियल से खाएंगे, ऊपर वाला अलग खा रहा है, नीचे वाला अलग खा रहा है। तो जहाँ पे इक्विटोरियल पे होते हैं ना, वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो गलत है सेकंड स्टेटमेंट, पहली ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगर आपको ऑर्डर लिखना है स्टेबिलिटी का तो ध्यान रखो, फर्स्ट में इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। सेकंड में एक्सियल इक्विटोरियल है, फिर उसके बाद एक्सियल है, ठीक है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट सही होगी, दूसरी इनकरेक्ट होगी, राइट। ये वाला क्वेश्चन करो ना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहाँ से पूछा है ये केमिकल बॉन्डिंग का भी सवाल आ गया है, तुमसे कोऑर्डिनेशन भी पूछ लिया है। अब क्या बोले बताओ, कहाँ से आया ये सवाल दोनों चैप्टर को मिला के। अच्छा मुझे ये बताओ, चैट में एक और क्लास लगा ले केमिकल बॉन्डिंग की, क्योंकि और काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्या कहते हो? यस मैम। अपनी कल भी है ना, कल तो तुम्हारा पेपर नहीं है, ठीक है, कल वाली भी लगा लेते हैं क्लास, क्योंकि अभी इनफ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, थोड़े और करवाने बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला कर लो, फिर कल भी मैं यही वाला चैप्टर ले लेती हूँ, और होगा तो मैं आगे क्लास भी लगा लूंगी एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। चलिए करो ये, सोचो समझो, ऐसे डरना नहीं है क्वेश्चन का। देखो जो जो लिखा हुआ अपनी नोटबुक में उतारो, तुम लोग मेरे को लगता है डर जाते हो क्वेश्चन को देख के। देखना एक बार बच्चों, कराऊं, कुछ समझ आया? एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है ना। पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो। और जब ये रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करा रहे हो तो आपको x मोल AgCl मिल रहे हैं, है ना। और कितने AgCl मिलते हैं, जितने ब्रैकेट के बाहर Cl होते हैं, हमें नहीं पता अभी कितने हैं, x हमें नहीं मालूम है। फिर वो कह रहे हैं कंसिडर x इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ, बोलो BRF। तुम देख रहे हो BRF5 से कितना प्यार है एग्जामिनर को, देख रहे होगे तुम लोग। एक लोन पेयर होता है, x की वैल्यू क्या है फिर 1। कितने AgCl मिल रहे हैं, 1 मोल, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कितने Cl रहेंगे, तो बस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो 4 अमोनिया 3 है ना, हाँ 3 है, 3 अमोनिया अंदर, 6 करने के लिए क्लोरीन कितने लगेंगे अंदर, 3, ठीक है। अब बोला कि
वो बोल रहा है एग्जामिनर चलो भाई तुमने कॉम्प्लेक्स का पता लगा लिया, कौन सा है पता लगा लिया अपन ने, ये रहा। हाँ या ना, यही तो है ना। चल, उसके बाद उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। क्या पूछ रहा आगे कि बताओ भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे इसके, कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MA3B3 टाइप। M83B3 कितने बनते हैं इसके? दो। कौन कौन से? दो बनते हैं, बताओ बताओ। मैम स्पेशियल हाँ, और मेरिडियन। स्पेशियल और मेरिडोरियल। आंसर कितना आएगा फिर? 2। दो। दो। क्वेश्चन कैसा था? जबरदस्त। कोऑर्डिनेशन पूछ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ लिया, सब पूछ लिया भाई उसने। उसने ये भी पूछ लिया केमिकल बॉन्डिंग का सवाल। ठीक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। बस एक ये कर दो, तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ बस एक क्वेश्चन मैम का, फिर छोड़ रही हूँ बेटा। हाँ धनंजय। मैम वो मेटल का नाम क्या होगा? हाँ वो क्यों जानना है, वो तो हमें भी नहीं पता मेटल कौन सा होगा बेटा। मैम काफी सारे ये मेटल बता सकते हैं मैम? तो कोई भी हो सकता है बेटा मेटल का। मेटल का करना क्या है तुम्हें, पहले तो ये बताओ। नियम। हमें करना ही नहीं और पता ही नहीं भाई, कोई भी हो सकता है यार मेटल तो। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो कोबाल्ट भी बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्रोमियम भी हो सकता है, क्या पता कौन सा है हमें। मैम मैम इसमें आउटर कर रहा है तो इसमें पेयर नहीं करा है। बन जाएगा ना। मेरे को दोनों का ही नहीं समझ में आया। पहले तो धनंजय तुम अपनी बात पूरी करो, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था इसमें पेयरिंग नहीं करा क्योंकि एनएससी भी दे रखा है वो, तो मतलब ये WFL की तरह काम कर रहा है, तो वो तो +3 में करता है ऐसे COK में, लेकिन उसमें भी नहीं हो रहा। तो तुम्हें मेरे को पहले ये बताओ मेटल जान के करना क्या है तुम्हें, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैम बाई चांस पूछ रखा होता मेटल तो। भाई क्वेश्चन ही कैसे बनाओगे ये? क्वेश्चन ही कुछ और ठीक है पूछ, मैम। तुम्हारे दिमाग में ही कुछ और चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ आया है कभी जेई में? हाँ अब्दुल्ला तुम आओ। क्वेश्चन ही तुम्हारे ऐसे होते हैं जो कभी बने ही नहीं जेई में। हाँ बोलो। ना मैम मैं यूं कह रहा था कि क्रोमियम के अलावा उसके आगे कोई सा भी हो सकता है, भाई क्योंकि मेटल तुम्हारा क्रोमियम। कोई भी दे सकता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको नहीं पता। आपको क्वेश्चन ही नहीं, पहली बात चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, भाड़ में जाइए। आपको बता मतलब आपको नहीं पता चलेगा जब तक क्वेश्चन को सही से फ्रेम नहीं किया जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे मेटल क्या दिया गया है। मैम मेरा जिसका क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेट था कि यहाँ पे क्रोमियम नहीं हो सकता ना। क्रोमियम। नहीं हो सकता ना मैम, क्योंकि NH3 फिर WFL की तरह काम करेगा और फिर D2sp3 बनाएगा। एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? तुम मेरे को पहले ये बताओ जो ये मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे? मैम +2। +2। +4। ये देखो इसमें भी कंफ्यूजन है तुम लोगों को। मैम +2 होगी। +2 होगी? कहाँ जाओ से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखो पहले। +2 होगी अब्दुल्ला यहाँ पे? मैम 4 होगी। हाँ 4 होगी। तो अब बताओ कैसा मेटल मेटल लोगे +4 में जिसका sp3t2 आना चाहिए? भाई कुछ तो हिंट देना पड़ेगा ना उसको, नहीं तो कोई भी मेटल ले लोगे तुम। यस मैम। ओके। हाँ क्या करा रही थी मैं? हाँ ये वाला मेरे को बताओ, ये वाला बताओ कैसे करोगे? सभी को निकालना है इसका। हाँ आईसीएल का क्या होगा? मैम लीनियर। आईसीएल लीनियर होगा। ICl3
टी शेप आ रहा होगा तुम लोगों का। यस मैम। यस मैम। CLF5 बताओ। ये मैम पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल, बट यहाँ पे पिरामिडल है, कोई नहीं, ऑप्शन से जाना फिर, ठीक है। स्क्वायर यस पिरामिडल और IF7 हो जाएगा पेंटागोनल मैम। बाय पिरामिडल, ठीक है। तो वी विल गिव 1 more डे इस चैप्टर को, ठीक है, और फिर उसके बाद ही हम दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे।